Hey, welcome back to all of you class 10th, and today I am going to start your new chapter, and this chapter is pair of linear equations in two variables. So we will discuss on this topic today. बहुत ही सिंपल है ना क्लास, जैसे कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और मैंने क्लास 9th के वीडियो में बनाया भी है कि उसमें है linear equation in two variables, but we have to read in this class pair of linear equations in two variables. हमें जोड़े के बारे में पढ़ना होगा, पेयर्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट नाउ वी विल रीड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो पेयर मीन्स आपको पता है क्या होता है। पेयर मतलब होता है जोड़ा। कोई भी जोड़ा जो होती है, हम लोग जैसे कहते हैं शूज हो गया, तो शूज में क्या हो गया, दो शूज होते हैं, दोनों पैर के अलग अलग होते हैं शूज, लेकिन होते हैं शूज ही। ये नहीं है कि हाँ मैंने कहा कि एक शूज और एक स्लीपर आप ले लें तो वो दोनों पेयर हो जाएगा, ये नहीं होगा। जैसे एक एप्पल और एक मैंगो, ये पेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम होना चाहिए, सेम चीज़ें ही पेयर बन सकते हैं, अनदर चीज़ नहीं बन सकते हैं कि एक अलग है दूसरा भी अलग है, तो ऐसे में पेयर नहीं बनेगा। जैसे कि मैं बात करूं कि एक मार्कर है और मैं एक पेन की बात करूं, तो मार्कर और पेन एक पेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, वही कहलाता है लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए सपोज कि जैसे मैंने ले लिया 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है कि अब इसी से क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि इसमें वेरिएबल्स क्या है, इसमें लीनियर क्या है, इसी में मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसमें वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स जो होते हैं जिसका वैल्यू वेरी करता है, चेंज करता है। मैंने क्लास 9th के वीडियो में बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो वेरिएबल जो होता है जैसे कि x, y, z, ये सब होते हैं वेरिएबल, ठीक, ये सब etc, ये सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं, समझ गए। तो इसका अगर कुछ पावर नहीं है, तो पावर मतलब क्या, 1 है, जिसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, तो ये पावर 1 हो गया। इसका भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, मतलब अधिक से अधिक पावर जो है 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन लीनियर है, समझ गए। अब रही बात की टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स मीन्स जिसका वैल्यू चेंज करता है। तो टू वेरिएबल्स देख लीजिए, एक x है दूसरा y है, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन मीन्स क्या होता है, तो मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया है आपको कि इक्वेशन मीन्स होता है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। कोई भी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, तो हम लोग क्वेश्चन में और बेहतर से समझेंगे। आप उस वीडियो को देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी वे है। तो चलिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, पेयर ऑफ का। तो देखिए इसका भी होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जनरली आपको इसमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक इक्वेशन नहीं रहेगा, दो इक्वेशंस रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन मैंने ले लिया कि x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मैंने मान लीजिए 2y या 2x और 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर मैंने मान लीजिए कि मैंने ले लिया 5x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हो गए। अब दो इक्वेशंस है, तो चलिए हम लोग इसमें तो जानते हैं कि हम लोग ये कि x और y जो है, ये दोनों x और y ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो वेरिएबल्स हो गए x, y, और कहेंगे कि ये बाकी जो है ये सभी कांस्टेंट कहलाता है। जो भी न्यूमेरिकल फिगर होते हैं सभी कांस्टेंट कहलाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि a, b और c ये सभी क्या कहलाएंगे, a, b और c ये तीनों क्या कहलाएंगे, कोई भी एनी रियल नंबर कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है इसके जगह पे। तो रही बात, कहेंगे कि एक इक्वेशन में तो ये होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट दो इक्वेशन में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से लिखते हैं कि जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हुआ। फिर सेकेंड के लिए हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट कहेंगे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे किसका वैल्यू कौन सा है, ए बी सी जो है किस इक्वेशन का है। तो
तो ऐसे में हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम लोग इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें A1, इसमें B1, इसमें C1, इसमें A2, B2 और C2 कर देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस इक्वेशन का कौन सा वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए कि हम लोग और भी इसके आगे समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं एक्सरसाइज 3.1 के, जिसमें हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप 9th में अगर आपने सॉल्व किया है तो इसमें भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपने पुत्री यानी अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज के 7 गुने का उम्र का था। मतलब जिस 7 साल पहले तुम जितने उम्र की थी, जितने उम्र की, मैं उस उम्र के भी 7 गुने उम्र का था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 वर्ष बाद भी, आई शैल बी 3 times as old as you will be। मतलब कि अब से 3 वर्ष बाद भी मैं तुम्हारे उम्र के 3 गुने उम्र का हो जाऊंगा। सो कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। 2 मेथड से इसको सॉल्व करना है, 2 तरह से रिप्रेजेंट करना है, एक तो अल्जेब्रिकली, दूसरा ग्राफिकली। समझ गए। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, तो मान लेंगे लेट आफ्ताब्स एज बी x years, मैंने मान लिया, एंड डाउटर्स एज बी y years, मैंने ये मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए प्रश्न के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है कि 7 years एगो, मतलब 7 years एगो यानी कि 7 साल पहले। ठीक, आफ्ताब का एज क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई बच्चे का एज है अभी 10 साल, तो 7 साल पहले के एज कितना होगा, तो 7 साल पहले यानी कि माइनस कर लीजिए तो 3 years हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अभी किसी बच्चे का एज है x years, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो x - 7, यही हो जाएगा ना। तो आफ्ताब का इसलिए एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब्स एज इक्वल टू हो जाएगा x - 7 years। और फिर डाउटर्स एज इक्वल टू, इसी तरह से पुत्री का भी एज हो जाएगा 7 साल पहले y - 7, तो इसका भी लिख लेंगे y - 7 years। ठीक है, अब कहता है कि मैं तुम्हारे एज के 7 गुने एज का था। तो देख लीजिए आफ्ताब का एज क्या है, x - 7 इक्वल टू कर लेते हैं y - 7। दोनों का एज मैंने इक्वल कर दिया, लेकिन आफ्ताब का जो एज है अपने पुत्री के एज के कितने गुने का है, 7 गुने का। तो उसके बेटी के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x - 7 इक्वल टू ये 7 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 7y, और 7 - 7 = 49। तो अब क्या होगा कि फिर x - 7 सबको एक तरफ ले आइए, इधर आएगा तो -7y, ये माइनस, देयरफॉर x - 7y, और ये -7 प्लस 49 क्या हो जाएगा, 40 + 42 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं कि कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब का एज, आफ्ताब से एज। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का एज है 10 साल अभी, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 10 + 2 = 12 years हो जाएगा। तो वैसे ही मान लीजिए कि अभी एक बच्चे का एज है x years, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 2। तो वैसे ही करना है कि 3 years, तो आफ्ताब का क्या है, x है ना, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 years हो जाएगा। ठीक है, और बेटी का एज क्या हो जाएगा, डाउटर्स एज इक्वल टू हो जाएगा y + 3 years। इतना हो गया। तो अब क्या करना है कि देखिए दोनों का हम लोग इक्वल कर लेंगे, x + 3 इक्वल टू हो जाएगा y + 3, दोनों को इक्वल कर लिए। लेकिन आफ्ताब जो है अपने बेटी के एज के 3 गुने एज का हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होता है इक्वेशन ऑफ, यानी कि इक्वेशन मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, बराबर आ गया दोनों, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन।
आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y और 3 3 जा 9। अब सबको क्या करेंगे, एक तरफ कर लेते हैं x माइनस एक्स प्लस 3 है ही, इधर आएगा तो माइनस 3y, ये भी आएगा तो माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर x माइनस 3y, अब देखिए 3 में से 9 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन निकल गया। तो पहले मेथड, पहला रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अलजेब्रिकली, अब हम लोगों को करना है ग्राफिकली, तो इसका हम लोग अब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। गौर से देखिएगा, अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका पहले एक्स वाई का वैल्यू दोनों में से निकालना होगा, दोनों इक्वेशन का अलग अलग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बना लेंगे, देखिए बॉक्स आप भी बना लेंगे इसी तरह से, और एक में ले लेंगे x और दूसरे में y, दो वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। इसमें भी एक x दूसरे में y ले लेंगे, दो वैल्यू निकाल लेना है। अब कैसे निकालिएगा, तो इसको देखिए इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि x माइनस क्या करेंगे, माइनस 7 को उधर भेज देंगे तो प्लस 42 रहेगा ही, तो ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस 7y हो जाएगा। फिर x इक्वल टू आप 7y, इधर ले आइए 42 को, तो इस तरफ आएगा जैसे ही, तो ये माइनस 42 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको इजी होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप, जैसे हम लोग लेते आए हैं वैल्यू की x का वैल्यू 0 पुट कर दें, तो अगर या y का वैल्यू 0 पुट कर दें, तो अगर 0 पुट करते हैं तो 42, ये 7 इंटू 0 0 माइनस 42 इक्वल टू माइनस 42 हो जाएगा, जो कि ग्राफ पे ये माइनस 42 कुछ बड़ा नंबर हो जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि छोटा से छोटा वैल्यू लें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 7, देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू वाई के बदले में ये 7 और माइनस 42, ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और माइनस 42 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो जब मैंने y का वैल्यू 7 लिया तो x का भी वैल्यू 7 आया। मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि y इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग y के जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो x इक्वल टू 7 इंटू वाई के बदले में ये वैल्यू 5 पुट कर देंगे और माइनस 42, तो 7 5 जा 35 और माइनस 42, तो कितना हो जाएगा, माइनस 7। तो जब मैंने y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू आया माइनस 7। तो छोटा से छोटा वैल्यू, ताकि हम लोग ग्राफ पे इजिली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी करना है क्या कि देख लीजिए, जैसे x माइनस 3y प्लस माइनस 6 को उधर दिया, ये मतलब राइट साइड में, तो ये हो जाएगा कि प्लस 3y और प्लस 6। अब इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा नंबर है 3 और 6, तो हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू मैंने 0 लिया, x का वैल्यू या y का वैल्यू मैंने मान लो कि 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 और प्लस 6, मतलब 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू 6 आ गया। अब मान लीजिए कि मैं x का वैल्यू y का वैल्यू -1 ले लेता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई के बदले -1 और प्लस 6, तो देख लीजिए 3 1 जा 3, तो -3 और प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो ये आ गया, सॉरी हाँ -3 नहीं +3 हो जाएगा, क्योंकि लार्जर नंबर। अब जो है इस इक्वेशंस का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जैसे देखिए x का भी वैल्यू 7, y का भी वैल्यू 7, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x का भी वैल्यू 7, y का भी वैल्यू 7, तो दोनों को आप मिलाइए तो यहाँ पे आगे लगभग ये मिल जाएगा इस तरह से। क्योंकि ये ग्राफ नहीं है, एक्चुअली बोर्ड है, प्लेन है, ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो आपको इजीली उसमें लाइनिंग किया रहता है, तो ये ऐसे नहीं करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आके ये मिल जाएगी। इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कि a लिख दिया मैंने 7 और 7, ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि x का वैल्यू -7, y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू -7 तो इधर आएगा, तो यहाँ पे आया, ठीक, और y का वैल्यू 5 मतलब यहाँ पे आया। दोनों को आप अगर मिला दीजिए तो इस पॉइंट पे आके लगभग मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे लगभग यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको b लिख सकते हैं, जैसे x का वैल्यू -7 और y का वैल्यू 5 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए जैसे क्या है x माइनस 7y और प्लस 42 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से कंप्लीट हो गया। सेकेंड इक्वेशन में देखिए जैसे क्या है, y का वैल्यू 0, मतलब सेंटर पे आएगा, ओरिजिन पे,
अच्छा, इसके बाद x का वैल्यू 6 है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा। चलिए, इसका वैल्यू हमने नेम रख दिया c, इसका रख लेते हैं 6 और 0 कोऑर्डिनेट है। और फिर अदर वैल्यू, जैसे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 3 यानी कि यहाँ पे आएगा, और y का वैल्यू -1 मतलब कहाँ पे, इस सामने आएगा यहाँ। तो दोनों को मिलाइए तो इस सामने यहाँ आके मिल जाएगा दोनों। तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे d, तो ये हो गया यानी कि 3 और -1। अब ये क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला करके ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। इस ग्राफ पे हम लोग इक्वेशन लिख देंगे कि भाई ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आसानी से आ जाएगी। दैट्स ऑल, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स एट ₹3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1300. यानी कि एक क्रिकेट टीम की कोच ने 3 बल्ला और 6 बॉल, 6 गेंदें ₹3900 में खरीदी। बाद में उन्होंने एक और बैट और 2 बॉल और खरीदी उसी तरह का, जो कि 1300 में। तो कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी कि अलजेब्रिक रूप में इक्वेशन भी बनाना है और फिर ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ हमें करनी है। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ अ बैट, पहले बैट बी ₹x, मान लेते हैं कि x रुपये होगा, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी ₹y, मैंने मान लिया। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स उसने खरीदा, कितना टोटल मिला के 3900 में। तो इसको हम लोग देख लीजिए। देखिए, एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज, तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए एक टॉफी का कीमत है ₹2, तो 3 टॉफी का कितना हो जाएगा, ₹6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे ही एक बैट का कॉस्ट है x रुपये, तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x। नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल टू 3x, रुपी 3x, एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल टू रुपी 6y। अब दोनों मिला के कितना में खरीदी है, 3900 में। तो देयरफॉर दोनों को ऐड कर दीजिए, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 यानी कि x प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, क्योंकि 3 से इसको डिवाइड भी करना है ना, सबको जितना हम कॉमन लेते हैं उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। तो इसको मैंने डिवाइड किया, 3 कैंसिल तो x बचा, 3 से इसको डिवाइड किया तो 2 बचा। अब इधर रह जाएगा 3900, तो 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 13 3 जा 39। देयरफॉर x प्लस 2y इक्वल टू 1300। फर्स्ट इक्वेशन आपका निकल गया। सेकेंड में आपको क्या करना है, फिर कहता है कि एक बैट और 2 बॉल और खरीदती है। तो एक बैट का तो कॉस्ट है ही x रुपये, एंड नाउ कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स का कॉस्ट क्या हो, तो दोनों मिला के इसने कितना में खरीदा है, 1300 में। तो एक बॉल का कहता है एक बैट और खरीदी और 2 बॉल और, तो एक बैट का तो x है ही, तो x प्लस 2 बॉल का हमने निकाला 2y, तो 2y इक्वल टू 1300। ये सेकेंड इक्वेशन निकल गया। अब जो है दोनों अलजेब्रिकली तो ये सॉल्व हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ देखते हैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें भी करना है, कोई ये नहीं है, मतलब कोई भी दूसरा वे नहीं है, सेम प्रोसेस से हम लोग निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, इसमें भी है क्या कि आपने एक चीज़ गौर किया कि दोनों इक्वेशन क्या है, एक जैसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, वही दोनों वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन एक सेम है, सेम आ गया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे एक में ले लेंगे x, दूसरे में y, और ये 2 वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 2 वैल्यू। अब 3 वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, अपने एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 भी निकालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं इस तरह से।
जैसे कि मान लीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो लार्जर वैल्यू है तो इसीलिए मैंने ग्राफ पे 200, 400, 600 ऐसे करके लिया ताकि ये इसको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, एक सीरीज में हो, एक पैटर्न में हो, या तो किसी नंबर का मल्टीपल हो या फिर एक सही गैपिंग हो, एक करेक्ट एक यूनिक गैपिंग हो सभी नंबर्स के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, मैं इसमें ले लेता हूँ, मान लीजिए कि पुट y इक्वल टू, मान लो कि मैंने 500 ले लिया, ठीक है, 500 ले लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 500 इक्वल टू 1300। तो ये हो जाएगा x प्लस ये 1000 इज इक्वल टू 1300। तो x इक्वल टू आप क्या कीजिए, 1300 है, इसको इधर ले आइए तो माइनस 1000 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। तो जब मैंने y का वैल्यू 500 लिया तो x का वैल्यू 300 आया, ठीक है। अब फिर जो है आपको एक और वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने x का वैल्यू 200 ले लिया या y का वैल्यू ही 200 ले लिया, या तो चलो मैं y का ही वैल्यू 200 ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर तो 200 नहीं तो कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 200, तो 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इक्वल टू 1300। तो ये x प्लस 2 2 जब 400 इक्वल टू 1300 हो जाएगा। x इक्वल टू 400 को उधर ले जाइए तो 1300 माइनस क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 400, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया 900 आ गया। तो इसमें 900 लिख लेंगे हम लोग। अब इससे क्या करेंगे, हम इसमें ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला x का वैल्यू है 300 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ 200 और 300 के बीच में आएगा, ठीक है। और y का वैल्यू 5 है, 500, तो ये आएगा 4 और 6 के बीच में, यानी कि अप्रॉक्स यहाँ आके दोनों मिल जाएगा ऐसे करके। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ऐसे कि 300 और अब इसमें देखिए कि 900 और 200, तो x का वैल्यू 900 मतलब वो 800 और 1000 के बीच में आएगा, ठीक है। और y का वैल्यू 200 मतलब इस सामने यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये मिल जाएगा, समझ गए। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लीजिए कि b लिख दिए, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, स्पेस नहीं है तो 900 और 200 इस तरह से मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, दोनों लाइन दोनों पॉइंट को मिला देना है ऐसे करके, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख देंगे, दोनों इक्वेशन सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 2y इक्वल टू 1300 हो गया। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। और बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का सेम है, इसी तरह से उसमें है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आसानी से बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं कि दो इक्वेशन जो होती है पेयर्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस का, तो उसमें 3 केसेस होते हैं सॉल्व करने के। तो वो 3 केसेस हम लोग देखेंगे कैसे होता है। जैसे केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में क्या है कि इसमें मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर का जो इक्वेशन होता है वो एकदम स्ट्रेट में लाइन में होता है, सीधा लाइन में होता है। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगी, जिस पॉइंट पे कट करती है, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू निकलता है, फाइंड होता है। मतलब जिस पॉइंट पे टच होगा एक दोनों से, एक दोनों लाइन एक दूसरे से, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, समझ गए, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। या सीधा आप लिखिए कि 1 सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम है कंसिस्टेंट, इसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, समझ गए। अब जैसे कि मान लीजिए दूसरा केस क्या होगा कि दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकंड। जब मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन का लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन का लाइन भी ऐसे ही आ रहा है इसके पैरेलल में, तब इस सिचुएशन में क्या होगा। तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन एक भी पॉइंट पे एक दूसरे को टच नहीं करती है, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन, एक भी नहीं सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसमें एक भी सॉल्यूशन एक्स वाई का नहीं फाइंड हो सकता है।
थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन है ऐसे स्ट्रेट आया है एक इक्वेशन का, और दूसरा इक्वेशन जो है उसका भी इसी लाइन पे आ रहा है, तब इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे तो देख लीजिएगा। तो मैंने कहा था कि एक पॉइंट पे टच होगा तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब तो ये हर पॉइंट पे टच हो रहा है एक दूसरे से, तो ये क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसको कहेंगे। तो इसमें हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन एक्स और वाई का होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोइंसिडेंट कहते हैं। कोइंसिडेंट कहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसको इक्वेशन के हेल्प से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस तरह से दिया हुआ है, समझ गए, तो इसका कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। इसका जो कंडीशन है वन सॉल्यूशन के लिए, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट जो है a1, जैसे a1 और a2 का कॉफिशिएंट जो है इक्वल ना हो, किसके, b1 और b2 के इक्वल ना हो, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे a1/a2, यानी a1 a2 का रेशियो अगर b1 b2 के रेशियो के इक्वल में ना हो तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो केस फर्स्ट को फॉलो करेगा। ये जो है केस फर्स्ट को फॉलो करेगा, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे कि हमने तीनों का निकाला, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो गया, बट c1/c2 के इक्वल में नहीं आ रहा है ये टर्म। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, ये केस सेकंड को फॉलो करेगा, ये नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, तो केस सेकंड को ये फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए तीनों इक्वल आ जाता है, जैसे a1/a2 का रेशियो a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल हो जाए c1/c2 के रेशियो के, यानी कि तीनों अगर टर्म इक्वल हो जाए तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो केस थर्ड को ये फॉलो करेगा, ये केस थर्ड को फॉलो करेगा, समझ गए। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से दो पेयर जो है इक्वेशंस का पेयर कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब कोइंसिडेंट कहलाएगा। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा, समझ गए। इसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब वैसे अगर आप मान लीजिए इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, फिर देखेंगे कि ग्राफ पे ये लाइन कट कर रही है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि उसका अगर कट करेगी एक पॉइंट पे तो वन सॉल्यूशन, नहीं कहीं पे कट किया ग्राफ पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं। हर एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन का अगर लाइन पास कर रहा है तो बहुत सारे सॉल्यूशन, तो ये ग्राफ में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, तीनों फार्मूला का, और आप आसानी से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन सा पेयर जो है इक्वेशंस का जो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या कोइंसिडेंट है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किसका एक सॉल्यूशन है, किसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, यानी कि बहुत सारे हैं। तो इसके हेल्प से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बेहतर समझ में आ जाए। तो कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, यानी कि क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन से हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है और ग्राफ के मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, अलजेब्रिकली नहीं। तो पहली बात क्या करना है हम लोग, देखिए कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10 बच्चों ने, क्लास 10वीं के 10 बच्चों ने गणित जो समझते हैं, मैथमेटिक्स को कहा जाता है हिंदी में, तो मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया, जिसमें से लड़कियों की संख्या कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब कि कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करना है, तो मान लेंगे कि लेट
नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल बी एक्स, मान लेते हैं कि एक्स, एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों के संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी कि लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर देंगे। मतलब जितनी लड़की की संख्या रहेगी उस लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा रहेगा। मतलब लड़कों की संख्या जितनी होगी उससे 4 लड़कियों में ज़्यादा होगी। तो इससे देखिए हमारा इक्वेशन जो है प्रिपेयर हो गया। और दूसरी बात की गर्ल्स और बॉयज़ मिला करके है 10 बच्चे, तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये 10 सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, इससे वैल्यू फाइंड कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए x y, जैसे कि हमने 3.1 में बनाया था वैसे ही। तो जब मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन से जब y का वैल्यू मान लेते हैं कि मैंने 1 ले लिया, अगर मैं y का वैल्यू 1 ले लूँ यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए y का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4, तो 4 कितना हो जाएगा 8, यानी x का वैल्यू 8 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी बना देते हैं। देख लीजिए x इक्वल टू क्या करेंगे 10, y को जो है इस तरफ भेज देते हैं राइट साइड में, तो माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बॉक्स बना करके इसका हम लोग वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब कैसे, तो वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि y का वैल्यू मान लीजिए कि मैंने 5 ले लिया, तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस होगा तो कितना 5 बचेगा। मान लीजिए कि मैं इस बार x का वैल्यू ले लेता हूँ 3, ठीक, या 4 ले लेता हूँ, थोड़ा सा लार्जर नंबर तो छोटा छोटा बन जाएगा आसानी से। 3 भी ले सकते हो, चलो 3 ही ले लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा y3 रखेंगे तो 10 में से 3 माइनस होगा तो 7x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस ग्राफ पे पुट कर देंगे। तो ग्राफ पे पुट कीजिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट निकला x का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 5 यानी कि यहाँ पे आएगा, नहीं x एक्सिस पे, और y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 1 ये इस एक्सिस पे, यहाँ y का वैल्यू होगा इस पे, तो यहाँ हो जाएगा। इस दोनों को यहाँ पे आप मिलाइएगा तो अप्रॉक्स इस पॉइंट पे मिल जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 5 और 1। दूसरा है कि x का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू 8 यहाँ है और y का वैल्यू 4 कहाँ पे है, तो y का वैल्यू 4 यहाँ पे इस सामने आके यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4, ये वैल्यू हो गया। तो ये इससे फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से ये बना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन में ऐसे मिला लेंगे, समझ गए। और इस पे हम लोग इक्वेशन ऐसे लिख देंगे, क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू y प्लस 4, तो ऐसे लिख लेंगे x इक्वल टू y प्लस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन से हो गया। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या करेंगे, जैसे y का वैल्यू भी 5, x का भी 5, दोनों का वैल्यू 5 5 है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे x, तो x का वैल्यू 5 और y का भी वैल्यू 5, तो ये यहाँ 5 और ये यहाँ 5, दोनों का अगर हम लोग मिलाएं तो आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 5। उसके बाद दूसरा वैल्यू है y का, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 7 यहाँ पे और y का वैल्यू 3, तो ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक ना। तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो ये इक्वेशन हो गया किसका, सेकंड इक्वेशन का, मतलब कि ये इक्वेशन है सेकंड का, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। तो बच्चों मैंने बताया था कि जब दो इक्वेशन का लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस जहाँ पे कट करती है, उसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक सिंगल सॉल्यूशन होता है, और वहाँ पे x और y का वैल्यू निकलता है, मैंने बताया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे कट हुआ वहाँ पे x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 निकल गया। इससे क्लियर क्या हो रहा है कि देख लीजिए देयर हैंस, मतलब इससे ये क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगी वो कितना, x का वैल्यू 7, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, तो नंबर ऑफ बॉयज देख लीजिए, तो यहाँ पे 3 है,
मतलब 3। तो दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, और 10 बच्चे थे भी टोटल। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन राइट आ गया, ग्राफ भी सही बन गया। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसमें कहता है कि on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation at a point are parallel and consistent। मतलब 3 चीज़ें कह रहा है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, पैरेलल हो और फिर कंसिस्टेंट हो। कौन सा इक्वेशन क्या है ये हमें बताना है। तो मैंने बताया था, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि a1 a2 लिख लेंगे। a1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। b1 क्या हो जाएगा, तो y का कॉफिशिएंट -4 है तो -4, और c1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर a2 लिख लीजिए, तो a2 कितना हो जाएगा, 7, b2 कितना हो जाएगा, 6, और c2 कितना हो जाएगा, तो c2 हो जाएगा -9। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर रेशियो निकालेंगे। तो a1 बाई a2 का अगर रेशियो हम लोग फाइंड करें तो 5/7। फिर b1 बाई b2 का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा -4/6, ठीक ना, जो कि आपको दिखने से लग रहा होगा। और फिर c1 बाई c2 जो है निकालेंगे तो 8/9। मतलब कि इसमें क्या है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल में नहीं है, ठीक। तो a1 बाई a2 के इक्वल में नहीं है, कौन सा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो मैंने बताया था जब दो इक्वेशन का जब स्ट्रेट लाइन जो है अगर एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक पॉइंट पे कट होती है। एक पॉइंट पे जब कट होती है तो वहाँ पे a1 बाई a2 वो इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2 के इक्वल, बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इंटरसेक्ट जो है ये एक पॉइंट पे करेगा, ठीक ना। ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा देखते हैं, देखिए जैसे a1 का वैल्यू है 9, हाँ तो 9 लिख लेंगे। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, हाँ। c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। a2 का वैल्यू इससे लिख लीजिए तो 18, हाँ। b1 b2 का वैल्यू लिख लेते हैं तो 6, और c2 का वैल्यू लिखेंगे तो 24। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकाल लेते हैं तो 9/18 होगा, कैंसिल होकर 9 1 जा 9 2 9 2 जा 8, 1/2 हो गया। फिर b1 बाई b2 फाइंड कर लेते हैं तो 3/6 हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 हो गया। फिर c1 बाई c2 निकाल लेते हैं तो 12/24 हो गया, 12 1 जा 12 12 2 जा 24, यानी कि 1/2। यानी कि अगर देखा जाए तो तीनों का वैल्यू क्या है, 1/2 1/2 1/2। मतलब कि ये क्या होगा, ये जो है कोइंसिडेंट होगा। तो ये जो तीनों इक्वल हो गया, इसीलिए लिख सकते हैं कि क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब कि ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, मतलब कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट, ठीक। अच्छा, थर्ड से हम लोग देखते हैं क्या है कि थर्ड में क्या होगा। जैसे a1 का वैल्यू लिख लीजिए, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 6, b1 इक्वल टू लिख लीजिए तो -3 y का कॉफिशिएंट, और c1 इक्वल टू लिख लीजिए 10। फिर a2 इक्वल टू लिख लीजिए 2, b2 इक्वल टू हो जाएगा y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि -y है तो -1 हो जाएगा। c का कॉफिशिएंट लिखिए तो 9 हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे a1 बाई a2, मतलब कि 6/2, तो 3 2 जा 6, और ये कैंसिल हो जाएगा 1, मतलब कि 3। फिर b1 3/1 हो जाएगा, b1 बाई b2 इक्वल टू लिखिए तो -3/-1, यानी कि 3/1। अच्छा, c1 बाई c2 लिखिए तो c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, 10/9। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, ठीक। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट क्या है कि ये c1 बाई c2 के इक्वल में नहीं है। मतलब ये लाइन कौन सा होगा, पैरेलल होगा। तो इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी नहीं सॉल्यूशन होगा, ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक। तो और ये कहलाएगा जिसका एक सॉल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट और वो पैरेलल होता है, और जिसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, बगीचा है, ठीक, जिसका लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि इसका मैंने विड्थ जो है, ये विड्थ चौड़ाई जो है मैंने मान लिया x मीटर है, ठीक, और लेंथ जो है इसका y मीटर है, समझ गए। और इसका पेरीमीटर जो है, हाफ पेरीमीटर दिया है, आधा पेरीमीटर, वो 36 मीटर है। तो लिखेंगे लेट द ब्रेथ, यानी कि विड्थ हम लोग मान लेते हैं, विड्थ भी x मीटर एंड लेंथ भी y मीटर, मैंने ये मान लिया, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए आप क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है कि इसका जो है हाफ पेरीमीटर पहली बात दिया हुआ है, और दूसरी बात कि ये कहता है लेंथ जो है इसके ब्रेथ से ज़्यादा है। तो ब्रेथ है x और लेंथ है कितना y, तो y इसमें 4 ऐड कर देंगे, हो जाएगा सिंपल। इसलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये इतना ही रहने दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा। एंड फिर देखिए कि इसमें क्या था हाफ पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर इक्वल टू दिया है कितना 36 मीटर। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, क्यों, क्योंकि देखिए लेंथ पूरा जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जब इसका हम हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा दोनों 2 इसीलिए लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 मीटर, यानी कि लेंथ का वैल्यू हो जाएगा y, x का ब्रेथ का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर, समझ गए। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं x इक्वल टू 36 प्लस माइनस वाई, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा ग्राफ को हमको सही करना होगा, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि थोड़ा सा लंबा वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि जैसे 4 2 8 4 3 12 4 4 16, ऐसे करके मैं ले लेता हूँ, ठीक। तो ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे करके 4 4 का गैपिंग ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करने में। जैसे 4 8 12 16 20 24 28 32 36, इस तरह से मैंने ले लिया। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा आप भी, और ऐसे x, एक में y, और ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4 है। तो मान लीजिए कि मैंने y का वैल्यू 4 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू 8 आ गया। मान लेते हैं x का वैल्यू, मैंने इस बार y का वैल्यू ले लिया मैंने 8, ठीक है। तो y का वैल्यू मैंने 8 ले लिया, तो यहाँ पे देख लीजिए अब क्या हो जाएगा कि 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी कि मैंने जब y का वैल्यू 8 लिया तो x का वैल्यू 12 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x और y का, इस इक्वेशन का भी। तो ऐसे फाइंड कर लीजिए, इसमें x इसमें y, ठीक। अब क्या करना है कि इसमें देख लेते हैं, हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे y के जगह पे ले लिया कितना, मान लेते हैं 16 ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं y का वैल्यू 16 ले लूँ तो 36, तो देखिए x इक्वल टू 36 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 20 हो गया। मान लेते हैं कि मैंने इस बार x का वैल्यू ले लिया कितना, आप ले लो कितना लेना चाहते हो, 20 ले लो। तो 20 जब लोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे y के बदले में 20, तो माइनस करोगे जब आप तो 16 होगा, तो यहाँ पे 16 हो गया। तो वैल्यू निकल गया। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू 8 यहाँ पे है, y का वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे है, दोनों आके ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया 8 और 4, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे। अब फिर एक चीज़ और, x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 8, यानी कि यहाँ पे आके मिलेगा, नहीं यहाँ पे आके मिलेगा 12 और 8। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हो गया, इस पे हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे आगे। इक्वेशन क्या है इसका, तो इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब दूसरा इक्वेशन से देख लीजिए, x का वैल्यू 20, y 16, तो x का वैल्यू 20 और y 16, तो यहाँ पे आके ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक, यहाँ पे आके मिल जाएंगे ये।
तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 16। चलिए ठीक है, हम लोग देख लिए। अब जो है क्या दूसरा, तो x यहाँ पे x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 20, तो x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 20, तो यानी कि ये लगभग यहाँ पे आके मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 16 और 20। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को मिला देंगे ऐसे, इस पॉइंट दोनों को ऐसे करके, सॉरी थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, ऐसे करके देखिए यहाँ पे कट हो रही है। ठीक, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई दो इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा, लाइन होगा, अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती है, मतलब वहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। तो वहाँ पे x और y का वैल्यू निकलता है, नहीं x और y का वैल्यू निकलता है, मतलब x और y का वैल्यू तो निकल गया यहाँ पे वैल्यू, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, हमने जो माना था वो निकल भी गया। तो x का वैल्यू मैंने माना था कितना, x माना था विड्थ को, लेंथ को वो y माना था, तो इस पॉइंट पे आके ये मिला, यानी कि क्या हो जाएगा ये कि x यानी कि लेंथ इक्वल टू जो है, लेंथ जो लॉन्गर वैल्यू होगा तो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मीटर, जो कि लेंथ जो है ब्रेथ से कितना मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और ये मेथड कैसे वर्क करता है चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब क्या है कि देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, तो इसमें इसका रूल क्या है कि यदि मान लीजिए किसी भी इक्वेशन से, या तो फर्स्ट से या सेकेंड से, किसी से भी x या y किसी एक का वैल्यू निकाल करके और दूसरे में पुट कर दीजिए, मतलब एक में से दूसरे में एक का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे देखिए मैं सेकंड इक्वेशन से चलता हूँ, जैसे सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू 4 तो है ही, माइनस वाई को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, नहीं माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई। ये फ्रॉम इक्वेशन किससे हुआ, सेकेंड से हुआ, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि y से भी चल सकते हैं, y का भी वैल्यू निकाल के आप इधर x को ले आइए तो y का निकलेगा, y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे y के जगह पे। तो अब क्या करना है कि ये जब x का वैल्यू निकल गया तो लिखेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we get, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा तो देखिए, तो सिंस फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो हमने तो x का वैल्यू फाइंड किया है, तो x का वैल्यू कितना है, y प्लस 4 प्लस वाई, तो x के जगह पे लिख देंगे ये 4 प्लस वाई, ये प्लस y पहले से है इक्वल टू 14। अब जो है क्या होगा, ब्रैकेट हटा लीजिए और 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। अब क्या हो जाएगा कि देख लीजिए 4y कितना हो जाएगा 2y, इस 4 को इस तरफ भेज दीजिए तो 14 माइनस 4, तो फिर क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू यानी कि 10। तो या फिर अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब साइड चेंज करता है इक्वल का तो डिवाइड हो जाता है, तो y रख लेंगे तो 10 बाई क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, कैंसिल कीजिएगा 5, देयरफॉर y इक्वल टू कितना निकल गया 5 निकल गया। अब ये जब ये y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 5 निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब यही y का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर हमें प्राप्त होता है, रखने पर। तो चूंकि देखिए हमने क्या किया, इसी सेकेंड इक्वेशन को ही सॉल्व करके इतना बना लिया, ठीक, तो x इक्वल टू इतना आ गया, तो इसी को हम लिख सकते हैं। तो सिंस क्या है कि देखिए सिंस लिखेंगे कि x इक्वल टू है 4 प्लस वाई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू 4 प्लस वाई का वैल्यू y के जगह पे 5 रख देंगे, तो इसीलिए x इक्वल टू कितना आ गया 9 एंड y इक्वल टू तो पहले हम लोग निकाल चुके हैं, दोनों को एक जगह लिख देंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब बच्चों एक
आपके दिमाग में ये भी आएगा, चलिए मैंने तो सॉल्व कर लिया, एक्स का भी वैल्यू निकाल लिया, वाई का भी निकाल लिया, बट एक चीज़ तो माइंड में आएगा कि ये मेरा सही है या गलत है। देन हाउ विल यू चेक योर आंसर? तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, आप क्या कीजिए, ये एक्स और वाई का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकेंड में, या इस तरफ रख दीजिए। अगर बायां तरफ रखते हैं LHS में तो इतना अगर आ जाता है 14, तो समझिए आपका एग्जैक्टली सही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि एक्स का वैल्यू 9 है, वाई का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं 9 रखूँ और प्लस वाई का वैल्यू 5, तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया ना, मतलब RHS के इक्वल में आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो फटाफट चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही निकला या गलत। अगर आपका ये इक्वल नहीं आता है तो समझ जाना आपका आंसर गलत है। चलिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक और एक क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन में आपको भी देखना है क्या डेसिमल के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देख लीजिए, सभी में 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आप इसका सभी का डेसिमल हटा सकते हैं। वो कैसे, तो देख लीजिए, जैसे पहला में इससे हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 2x, नीचे में 1 पे 1 0, प्लस इसमें भी है तो 3y/10 इक्वल टू ये भी है तो 13/10, ठीक ना। सब का एलसीएम लीजिएगा तो 10 ही आना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। ये 10 से 10 कटेगा, इसीलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया, 13। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार कि दूसरा इक्वेशन में भी डेसिमल हम लोग हटा सकते हैं, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 23, सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 23, प्लस 5y उधर जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। इसीलिए x का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो 23 माइनस 5y अब बाई 4 में आ जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन किससे है, सेकेंड से है, नहीं तो हम लोग इसको लिख लेंगे ऐसे। अब क्या करना है कि वैल्यू x का वैल्यू सेकेंड से मैंने निकाला है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है इस वाले में। तो लिखेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर हमें प्राप्त होता है। तो चूंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पे हम लोग x के जगह पे जो है, इस x के जगह पे x का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कितना, ये वैल्यू रख देंगे, ठीक। तो x के जगह पे रख दीजिए कितना, तो 23 माइनस 5y बाई 4, हाँ, एक प्लस 3y यहाँ पहले ही है इक्वल टू 13। तो ये 2 2 जब 4 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं इधर, तो ये बचा कितना, 23 माइनस 5y बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 13। हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका भी, तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 5y बाई सॉरी, या 1 2 जा 2 तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6y इक्वल टू 13। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 23 ये माइनस 5y प्लस 6y, तो यानी कि प्लस y बचेगा, लार्जर नंबर पॉजिटिव है इसीलिए माइनस तो होगा लेकिन साइन प्लस का, इक्वल टू 13। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 23 प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करो जितना ही रहेगा, और 2 13 जा 26। या फिर क्या कर सकते हैं कि y का वैल्यू ऐसे ही, तो इसीलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर क्या करें, जब y का वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से चलते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा, इसी से मैंने सॉल्व किया है ना, सेकेंड से नहीं इतना लाया है, तो इसी में पुट कर देंगे 23 माइनस 5y बाई 4, यानी कि 23 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू 3 अब बाई में हो जाएगा 4, यानी कि 23 माइनस 5 3 जा 15 अब बाई 4, यानी कि इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 बाई 4, तो 4 2 जा 8 मतलब 2। इसीलिए x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 3। तो आप इसमें चेक कर लीजिए कहीं भी वैल्यू रख करके, तो थर्ड ये इतना आना चाहिए किसी भी इक्वेशन में। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस फिर 3 है, y का वैल्यू आपको 3 रखना है, तो देख लीजिए 2 2 जा 4 आप 3 3 जा 9, तो 4 और 9 कितना हो गया 13 आ रहा है ना।
मतलब आपका आंसर सही है।